नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और इधर यूपी की पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कई एक्शन लिए हैं और कई अहम सबूत जो हैं वो यूपी पुलिस के हाथ लगे हैं इस पूरे मामले में। और संभल हिंसा के जो तार हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश। जो खबर संभल से आ रही है पहले वो जानेंगे, क्या है खबर? सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस नोटिस की बात की जा रही है, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को जो नोटिस जारी किया गया है वो नोटिस 5 दिसंबर को जारी किया गया था और उस नोटिस की आखिरी तारीख आज यानी 12 दिसंबर थी। इसके अलावा हम नोटिस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले जो अपडेट्स इस समय आ रहे हैं संभल हिंसा को लेकर उसके बारे में हम सबको बता देते हैं। आपको बता दें कि संभल हिंसा के दिन यानी 24 नवंबर को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है, जिसमें से परिवहन विभाग ने 20.21 लाख रुपए के आसपास का नुकसान बताया है और साथ ही राजस्व विभाग ने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान बताया है कि सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और उसकी भरपाई के लिए लगातार योगी सरकार ने जो कठोर कदम उठाने को कहा है वो प्रशासन लगातार कठोर कदम उठा रहा है। उसके साथ ही आपको बता दें कि संभल हिंसा का जो तार है वो पाकिस्तान और अमेरिका से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो खोखे बरामद हुए हैं पुलिस को वो खोखे साफ तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के बने हुए बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी यूपी पुलिस ने बीती रात कई ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, 13 घरों में दबिश दी गई थी जिसमें जियाउर रहमान के घर के आसपास भी है और खुद उनका घर भी इसमें शामिल था। लेकिन यह अलग बात है कि उनके घर की तलाशी नहीं ली गई। बिल्कुल, ये 3 से 4 दिन पहले का मामला है कि जब जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले की तफ्तीश की गई थी, उनके आसपास के इलाकों की जांच की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस उनके उस घर के खिलाफ जारी किया गया था जिसे 2 साल से वो निर्माण करवा रहे थे, यानी 2 साल से वो मकान बन रहा था, लेकिन उस मकान के बनने के लिए जो उचित नक्शा जो पास कराना जरूरी था वो प्रशासनिक स्तर पर वो नक्शा पास नहीं कराया गया था। इसी के लिए जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एक नोटिस 5 दिसंबर को जारी किया गया था जिसकी तारीख 12 दिसंबर रखी गई थी और वो नोटिस था कारण बताओ नोटिस। इस नोटिस के अनुसार यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 6 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र तहसील संभल से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना यानी कि अनुमति लिए बिना ही आपने अपने भवन का निर्माण करवाना शुरू किया है और इस भवन के निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था कि आपको इसका कारण बताना है कि आखिर ये मकान आप कैसे बनवा रहे हैं। इसके अलावा इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि आपको 12 दिसंबर तक मौजूद होना पड़ेगा इस नोटिस का जवाब देने के लिए, या कोई भी आधिकारिक रूप से आप किसी व्यक्ति को निर्गत करें जो इस नोटिस का जवाब दे सके। लेकिन इस नोटिस में जब सबसे आखिरी पैराग्राफ लिखा गया था वो नोट करके वो बहुत गौर करने वाला है। इस नोटिस में कहा गया था, नोट लिखते हुए आपके ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 9(1) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको सजा जुर्माना 10,000 रुपए तक किया जा सकता है और तत्पश्चात यदि निर्माण कार्य प्रारंभ रहता है, यानी कि अगर 12 दिसंबर के बाद भी यह निर्माण कार्य लगातार जारी रहता है तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा वसूला जाएगा और जब तक ये अवैध कार्य रोका नहीं जाता तब तक ये मुआवजे की प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। इसके अलावा चूंकि यूपी में सभी जानते हैं अखिलेश यादव ने ही नाम दिया था सीएम योगी को बाबा का बुलडोजर, तो बाबा का बुलडोजर तो लगातार चलता रहेगा और अवैध निर्माण के खिलाफ संभल में भी लगातार अवैध निर्माण के विरुद्ध बुलडोजर चल चुका है और कई मकानों को, कई दुकानों को ध्वस्त किया गया है। तो क्या यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है? संभव है कि यदि इन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया और वो नोटिस का जवाब दें, इसके अलावा यदि वो पाया जाता है जहां पर इनकी मकान बन रहा है, यदि पाया जाता है कि वो अवैध रूप से बनाया जा रहा है या अवैध जमीन पर बनाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर प्रशासनिक और शासनिक स्तर पर बुलडोजर चलवाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस समय अखिलेश यादव भी काफी जोर शोर से संभल हिंसा के मामले को लेकर अपनी बात कहते हुए संसद में नजर आए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने संसद में अपनी बात कही थी, लेकिन इसके अलावा संसद में जब उन्होंने ये बात कही तो कहीं ना कहीं ये नजर आया कि अखिलेश यादव पर मुस्लिम
मुस्लिम नेताओं का बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि मुस्लिम नेता लगातार एक बहुत बड़े चेहरे की तलाश कर रहे हैं कि जो लगातार अपने आप को वहां पर वर्चस्व बना सकें, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो रुख बदला है, पीडीए की नीति लेकर आए या इंडी गठबंधन में जब शामिल होकर उन्होंने संविधान बचाने की जब नारे देने शुरू कर दिए, तो उस दौरान मुसलमानों को यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ध्यान भी मुसलमानों से हट रहा है और पिछड़ा और दलित पर ही वो फोकस कर रहे हैं। इसीलिए अभी कल एक चिट्ठी भी सामने आई है आजम खान की, और उस चिट्ठी में साफ तौर पर आजम खान ने यह जाहिर किया है कि आपको मुसलमानों के प्रति ध्यान देना होगा। मुस्लिम नेताओं के लिए भी उन्होंने सोचने के लिए, विचारने के लिए इंडी गठबंधन और अखिलेश यादव को साफ तौर पर कहा है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, अन्यथा मुसलमान अब खुद अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव है अखिलेश यादव के ऊपर कि आप किसी भी प्रकार से मुसलमानों के हित की रक्षा कीजिए, क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खेली जाती रही है, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, इस समय वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर हो। अखिलेश यादव तो मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए ही जाने जाते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण के उन पर कई आरोप भी लगे हैं समाजवादी पार्टी पे खासतौर से। लेकिन जिस तरह से आजम खान की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, उसके क्या सियासी मायने निकाले जाए आने वाली राजनीति या क्या आने वाले चुनावों में? देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरुआत से रहा है MY फैक्टर पर ये चलती है, मुस्लिम और यादव फैक्टर पर चलती है, और उसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो वर्तमान में इस समय है, उनके पिता मुलायम सिंह यादव पर एक समय ऐसा था जब मुल्ला मुलायम नाम से उन्हें संबोधित किया जाने लगा था, उनके एक कार्यवाही के चलते। उस कार्यवाही के दौरान जो ऐसे हिंदू थे जो लगातार राम नाम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और अयोध्या में मौजूद थे, तो उनके ऊपर, निहत्थे हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी। उसके बाद इन्हें मुल्ला मुलायम के नाम से प्रसिद्ध किया गया। बाद में उसी अपने पिता की विरासत को संभालते हुए अखिलेश यादव लगातार MY फैक्टर पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जब रहा, तो उस चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने आप को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया। जितनी भी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे इंडी गठबंधन के सहयोग से, उन सभी सीटों पर उन्होंने PDA नीति का पालन किया है। उन्होंने उस जाति विशेष पर फोकस किया या उस जाति विशेष के नेताओं पर फोकस किया जो कि लगातार अपने आप को वहां पर वर्चस्व बनाए हुए थे, और जिस जाति का जहां पर सबसे ज्यादा वोटर था, उस तबके के लोगों को उन्होंने चुनाव में खड़ा किया था। और इसको लेकर मुस्लिम वोटर्स या मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज भी हुए, क्योंकि इस समय भी अखिलेश यादव जानबूझकर संभल हिंसा। ये तो नाराजगी जो थी वो उपचुनावों में साफ तौर पर जो कुंद्र की सीट थी वो खुद बीजेपी ने उस पर कब्जा किया, तो इससे जाहिर हो गया था कि मुस्लिम वोटर इस वक्त समाजवादी पार्टी से नाराज है। लेकिन आने वाले चुनावों में इसका कितना बड़ा खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना होगा, क्योंकि जो वो नैरेटिव सेट करना 2024 में उन्होंने सेट किया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो गया है, और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीति में कामयाब नजर आ रहे हैं। जैसे देखिए, संसद में इस समय क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि आखिर संसद में इंडी गठबंधन क्या कर रहा है। और जो जब से इस बार का संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, उस सत्र में शुरू से लेकर आज तक सिर्फ बवाल के अलावा कुछ नहीं हुई है, सिर्फ नाटक नौटंकी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जो नुक्कड़ नाटक या थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट तो उससे भी बेहतर है, लेकिन नुक्कड़ नाटक करने वाले जो प्रतिभागी होते हैं, जो सड़कों पर कुछ संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक करते हैं, उससे भी गए गुजरे नाटक नौटंकी इस समय संसद में खेल रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। लेकिन उसमें भी कांग्रेस जो लगातार अपने लिए तमाम तरीके के ऐसे मजबूत स्तंभ खड़ा कर रही है, जिसके रूप में वो ब्रेकर लगा रही है अपने लिए। और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, 2027 के ही चुनाव की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के सामने मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा करने का एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और सीएम योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों लोगों ने पूरी तरीके से फोकस जहां एक तरफ हिंदुओं पर भी किया हुआ है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों पर भी किया हुआ है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, विभिन्न योजनाएं, उसका सबसे अधिक लाभ ले रहा है मुस्लिम तबका। इसका फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम तबके को ही हो रहा है। यहां तक कि अभी वक्फ संशोधन अधिनियम भी जो लाया गया है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी एक प्रावधान रखा गया है कि मुस्लिम महिलाएं भी, कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं उस वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में रहेंगी। उसके लिए कहीं पर कोई जिक्र विपक्ष की ओर से नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है,
वो लगातार मुसलमानों को भी साधने की कोशिश कर रही है। जो 2027 में अखिलेश यादव सत्ताधीश बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस ख्वाब का एक ख्वाब को अगर यूं कहें कि पानी का बुलबुला है, तो उस पानी के बुलबुले को फोड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक हल्की सी सुई को चुभो रहे हैं और उससे उनका पूरा का पूरा सत्ताधीश का जो बुलबुला है ख्वाब का, वो फूटने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संभल को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे समाजवादी पार्टी की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। और जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है, अब उसमें देखना होगा कि अगला कदम क्या हो। खबरें तो यहाँ तक की आ रही हैं कि यहाँ पर सपा सांसद के घर पर बुलडोजर तक चल सकता है, क्योंकि इसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। और उधर यूपी पुलिस भी काफी एक्शन में नजर आ रही है, लगातार दबिश दी जा रही है और कई अहम सबूत जो हैं वो यूपी पुलिस के हाथ लग चुके हैं। यहाँ पर संभल हिंसा के जो तार जिस तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उससे साफ है कि आने वाली सियासत या आने वाले जो चुनाव है, उसमें भी समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैपिटल टीवी कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख।